सीटीए को बुला दीजिएगा 2-3 मिनट बाद। पेज 25 निकालें। पॉइंट 3 और 4 पढ़ लिया था, 5 की तरफ आए। ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड। स्टैंडर्ड ने कहा मैं आपको एक मिसाल भी नहीं दे सकता, मैं आपको एक रिलैक्सेशन भी नहीं दे सकता, मैं आपको एक एक्सेप्शन भी नहीं बता सकता कि किस सब्सिडरी को एक्सक्लूड करें कंसोलिडेशन से। कुछ लोगों ने कहा यार एक सब्सिडरी है वो लॉसेस कमा रही है, 4-5 सब्सिडरी हैं, उस सब्सिडरी को रहने ही दें। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं 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 नहीं। आपने कहा यार एक सब्सिडरी तो बाहर के मुल्क के अंदर है और वो काफ़ी अरसे से मुझे कुछ पैसे भी नहीं भेज रही क्योंकि उधर उसके पैसे स्टक हुए हुए हैं, बाहर के मुल्क वालों ने उस पर बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, इसको कंसोलिडेट करें या ना करें। स्टैंडर्ड ने कहा करो। आपने कहा मैं जूते बना रहा हूँ, मेरी सब्सिडरी क्लॉक बना रही है, मेरा नहीं दिल चाह रहा कंसोलिडेट करने को। नहीं 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 करो। स्टैंडर्ड कहते हैं मुझे एक मिसाल भी समझ नहीं आई ऐसी कि मैं आपको छूट दूं किसी भी सब्सिडरी को कंसोलिडेशन से हटाने के लिए। हर सब्सिडरी को आप कंसोलिडेट किया करेंगे, कोई इसकी एक्सेप्शन नहीं है। पढ़ें जी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। There are no मिसालें for excluding a subsidiary from consolidation। कहते हैं पूरे स्टैंडर्ड में कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें हम एक्सक्लूड कर सकें किसी सब्सिडरी को। ओके, आप लोग बस MCQ 47 टिक कर लें, आप लोग उधर ना जाएं, ऐसे इतनी सैर क्या करनी है। मैं आपके सामने खोलता हूँ और आसान सा MCQ है, इसको करते हैं। आप लोग बस MCQ नंबर टिक कर लें यहाँ पे कि हमने कर लिया, क्लास में खोलने की जरूरत नहीं है। कोई मिसाल दो जब सब्सिडरी को एक्सक्लूड कर दिया जाए कंसोलिडेशन से। खोल लेना, आपकी मर्जी है, पेज 202 पे। कोई मिसाल दो जब सब्सिडरी को एक्सक्लूड कर दिया जाए कंसोलिडेशन से। एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी आर डिसिमिलर, जब उसकी एक्टिविटीज डिसिमिलर हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की स्टैंडर्ड ने। सब्सिडरी वाज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। यार देखो, बाद में टिक कराने भी खोल लेना है, पहले समझ लो। सब्सिडरी को इसलिए मैं कंसोलिडेट नहीं करा कि मैंने उसको थोड़े अर्से बाद बेच देना है, नहीं, ये तो करो जब तक है तुम्हारी, करो कंसोलिडेट। सब्सिडरी ऐसे कंट्री के अंदर है जो बड़ा डिफिकल्ट है वहां से पैसे भेजना, नहीं, ये कोई एग्जांपल नहीं है। द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट। अब उंगली रख के आनी है, आप लोगों ने रखा है, पता नहीं कोई और मिसाल हमने करनी है या नहीं करनी। ओके, ये माय डियर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमने इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना न्यूमेरिकली करना है, तो जल्दी आके बैठें ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊं। पॉइंट 6, बस इधर देखें इस वक्त, 1 मिनट। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। पेरेंट है, उसकी 3-4 सब्सिडरीज हैं। पेरेंट जो है वो मिसाल के तौर पे यूज कर रहा है फाइफो और 3-4 सब्सिडरीज यूज करी हैं फाइफो, एक सब्सिडरी वेटेड एवरेज यूज कर रही है। तो appropriate adjustments are made to that group members financial statements। सिर्फ उसी की किताबों को सही कर लें ताकि पेरेंट के मुताबिक वो आ जाए, बाकी सबको डिस्टर्ब ना करें कि अपना मेथड चेंज करें। तो अगर पेरेंट फाइफो यूज कर रहे हैं और 3 सब्सिडरीज फाइफो यूज कर रही हैं और एक सिर्फ वेटेड एवरेज यूज कर रही है, कोई वजह होगी, करे, खैर है। तो कंसोलिडेशन के वक्त क्या करें, हाईलाइट करें, appropriate adjustments are made to all group companies, to that group companies। कौन सी dat, कौन सी, जिसका डिफरेंट है। सरासिर जब निकले ना यहां से तो बता देना, उनके साथ कुछ लोगों को भेजना है प्रोटोकॉल में। अच्छा, जो हज़रात लेट आए हैं, पॉइंट 5 माय डियर हमने पढ़ लिया, आधे घंटे में मैं भी तसल्ली से नमाज पढ़ के आ गया था। पॉइंट 5 हमने पढ़ लिया है। अब पॉइंट 6 की तरफ देखो, पेज 25। इधर देखो भाई, सुनो बात। अगर पेरेंट और 2 सब्सिडरीज IAS 40 के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही हैं, तो फिर जो अगली सब्सिडरी है, कोई तीसरी चौथी हमारी, वो IAS 40 के अंदर कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, तो वो भी फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर उसको ले आए।
लेकिन उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम नहीं लाएंगे फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। तो इफ आ मेंबर ऑफ ग्रुप, एक पेरेंट है, 4 सब्सिडरीज हैं, एक पेरेंट और 3 सब्सिडरीज एक ही काम कर रही हैं, एक सब्सिडरी ने मसला डाला हुआ है। इफ आ मेंबर ऑफ अ ग्रुप यूजेस द अकाउंटिंग पॉलिसीज other than those adopted in consolidated financial statements for similar transactions and events in similar circumstances, stock वगैरह पे, appropriate adjustments are made to that group members financial statements in preparing consolidation, उसकी separate किताबों को ना छेड़ना, in preparing consolidation to ensure conformity with the group's accounting policies। अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूं, जो मैं एडजस्टमेंट बताने लगा उसने कभी पूछी तो नहीं, लेकिन फर्ज करें किसी एक सब्सिडरी का स्टॉक पेरेंट का स्टॉक FIFO पे है, अच्छा, लेकिन एक जिद्दी सब्सिडरी है, उसने स्टॉक वेटेड एवरेज पे रखा हुआ है, उसका स्टॉक FIFO पे लाना है, जरा बताएं क्या करेंगे? स्टॉक डेबिट 10 रुपए से, और SRE बोले क्रेडिट, बस SRE क्रेडिट। और क्या करेंगे? सब्सिडरी के तो आर ही कोई छेड़ सकते हैं हम, तो स्टॉक बस, और क्या करेंगे? तो इस तरह की कोई एडजस्टमेंट हो सकती है मिसाल के तौर पर। P कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? FIFO। और सब्सिडरी अब क्या करें? 10 को किस पे ले आए? 12 पे, तो स्टॉक डेबिट SRE। बहरहाल ये कभी एडजस्टमेंट आई नहीं न्यूमेरिकली, लेकिन ऐसी कोई इक्का दुक्का कभी आएगी, फिर अगले वालों को कराने लग जाएंगे लोग। इसी तरह होता है CA में। सब्सिडरी बेचारी ने अपनी सेपरेट किताबों में किस पे रखा हुआ है स्टॉक? 10 पे। हम किस पे लेके जाना चाहते हैं? 12 पे, तो स्टॉक डेबिट कर दें 2 से। ओके, अच्छा ये स्टॉक किसका है? सब्सिडरी का। और पेरेंट कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? FIFO। ये लाइन कहीं कंफ्यूज ना कर दे कि पेरेंट का स्टॉक 12 रुपए है, सब्सिडरी का स्टॉक 10 रुपए है। ठीक। ग्रुप कौन सा मॉडल पसंद कर रहा है? FIFO। लेकिन सब्सिडरी ने कौन सा मॉडल फॉलो किया हुआ है? वेटेड एवरेज। ओके, एक्यूजिशन मेथड, ये जो हम करते हैं ना, वर्किंग 1 2 3 4 5 6 तो सवाल का पार्ट होती है। ये जो वर्किंग्स हम करते हैं, इस मेथड का नाम है FIFO वेटेड एवरेज नहीं, इस मेथड का नाम है एक्यूजिशन मेथड। और फिर इसमें P&L बनाते हुए हम एक एक करके लाइनें ऐड करते हैं सारी, और बैलेंस शीट बनाते हुए एक एक करके लाइनें ऐड करते हैं। तो इसको कहते हैं लाइन बाय लाइन ऐड करना, चीज़ों को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं P&L बनाते हुए, ये तो वर्किंग्स है ना, और बैलेंस शीट बनाते हुए। इस मेथड का नाम क्या है? एक्विजिशन मेथड। इस मेथड में ना आपने सवाल में सबसे पहले ढूंढना होता है PTCL कौन है। इस सवाल में आपने सबसे पहले ढूंढना होता है PTCL कौन है, एक्वायरर कौन है। वो मेरे ख्याल से हमें फौरन पता चल जाता है। अच्छा बात आसान है, वो स्टैंडर्ड कर रहा है। अब एक सवाल में लिखा होता है पेरेंट एक्वायर्ड इतने शेयर्स, यहां से पता चल जाता है कि हु इज एक्वायरर। और कहते हैं आप लोगों ने ढूंढा करनी है आगे पेपर में एक्यूजिशन डेट। वो अल्लाह का शुक्र है सारे सवालों में दी होती है, पेरेंट एक्वायर्ड इतने % शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम जून 2000।
तो कहता है कंसोलिडेशन के सवालों में पहले पेरेंट ढूंढा करना, वो तो हम पहले दिन से ही ढूंढ रहे हैं। एक्विजिशन डेट ढूंढा करना, फिर आप एनसीआई को ढूंढना, एनसीआई की क्या वैल्यू है, और सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने के हैं, इसको तो हम शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस जमा करके निकालते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सब्सिडरी के नेट एसेट्स ढूंढना, और इसके बाद गुडविल रिकॉर्ड कर लेना, वरना फिर बार्गेन परचेज आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इस मेथड में क्या करना है, आपने एनसीआई कैलकुलेट किया करनी है, आपने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, आइडेंटिफिएबल एसेट देखने हैं कौन से हैं, लेकिन हम इसको इक्विटी कहते होते हैं वैसे अनलकीली। रिकॉर्ड एंड मैयर, रिकॉर्ड एंड मैयर, एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम, जिसको हम नेट एसेट्स या इक्विटी कहते हैं, बल्कि ऐसे होना चाहिए, एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम, नेट एसेट्स, और एनसीआई भी ढूंढा करो, और फिर आखिर में गुडविल रिकॉर्ड कर लिया करो। अच्छा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो भी आपकी सब्सिडरी होगी आपने यही मेथड लगाना है। ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर अकाउंटेड फॉर बाय एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड वही है जो हम 12-13 दिन से कर रहे हैं। पॉइंट 8 नहीं पढ़ना, पॉइंट 9, नेगेटिव गुडविल को ना बार्गेन परचेज कहते हैं, यानी खुशी हुई है आपको। तो नेगेटिव कहते हैं अगर कभी आ जाए ना, तो कहते हैं मैं नहीं इस बात को मानता, कहते हैं मैं नहीं इस बात को मानता कि नेगेटिव गुडविल आ गई है। लोग चीजें सस्ती नहीं बेचते। कहते हैं आपने ना ये वाली फिगर या ये वाली फिगर या ये वाली फिगर गलत निकाली है, और अगर आपको कंफर्म है कि ये फिगरें सही हैं, कहते हैं फिर मैं भी चलो मान लेता हूं नेगेटिव गुडविल है। कहते हैं लेकिन अगर कभी जिंदगी में नेगेटिव गुडविल आ जाया करे ना, प्रैक्टिकली, न्यूमेरिकली तो हमने क्या चेक करना, न्यूमेरिकली तो हम अल्लाह का शुक्र है सही फिगरें उठाते हैं। प्रैक्टिकली कहता है अगर कभी गुडविल इधर आ जाए ना, तो या आपने ये फिगर गलत कैलकुलेट की है, या आपने एनसीआई गलत कैलकुलेट की है, या आपने इन्वेस्टमेंट की फिगर गलत कैलकुलेट की है, जरूर कोई मसला है। और अगर फिर भी आपकी तसल्ली है कि ये सारी चीजें सही है, तो कहते हैं मेरी तरफ से गो अहेड है, नेगेटिव गुडविल रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं। पढ़ लेने दें, फिर नोट कीजिएगा। A bargain purchase is a business combination in which calculation of goodwill leads to a negative figure. When this happens, there is some problem. The parent must review the procedures used to measure the amount recorded at acquisition date for all of the following. इसको तो वैसे हम इक्विटी कहते होते हैं ना। नेट एसेट्स देखो आप, इनमें कोई मसला है। एनसीआई की फिगर शायद आपकी गलत है। कंसिडरेशन ट्रांसफर वो होती है इन्वेस्टमेंट की फिगर, या जो इन्वेस्टमेंट की फिगर है वो गलत है। कहता है कोई ना कोई मसला जरूर है। चलें जी, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, वर्किंग वन नोट कर सकते हैं। ये वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर देखो, और ये वाली फिगर देखो। एक्विजिशन डेट क्या होती है? एक्विजिशन डेट ऑन विच द पेरेंट कंट्रोल। तो जिस दिन पीटीसीएल सब्सिडरी को कंट्रोल कर ले, वो उसकी कौन सी डेट होती है? एक्विजिशन। बस ओवर है। इसमें अब बुलाओ उसको, टीए को, सर आसिफ चले तो नहीं गए। एमसीक्यू नंबर 12 टिक कर लें ऐसे ऐसे। एमसीक्यू 12, A bargain purchase is a business combination, देखें यार इधर छोड़ें, इन विच अ गुडविल लीड्स टू अ नेगेटिव फिगर।
व्हेन दिस हैपेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यूड? इक्विटी करनी है रिव्यू, एनसीआई भी करना है। सर चले गए? हाँ 2:15 पे आज क्लास। अच्छा आप सर से पूछ के आए हो? नहीं सर से नहीं पूछ रहा हूं, उनको क्यों डिस्टर्ब करना था तो। अच्छा तो जब जाने लगे मुझे बता देना। ओके जी, खुला टाइम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो MCQ 12, MCQ 53 यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसको भी बाद में करेंगे, इसको छोड़ें। अच्छा आप हजरात आए तशरीफ लाएं पेज 24 पे। कंट्रोल कब आता है? कंट्रोल हमारा आ जाता है सब्सिडरी के ऊपर जब PTCL डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदर सब्सिडरीज को बीच में डाल के मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द एंटिटी ले ले। मोर देन हाफ, हाफ से नहीं, मोर देन हाफ यानी 51%। तो कहते हैं असूली तौर पे 51% शेयर खरीदने से कोई कंपनी आपकी क्या बन जाती है? सब्सिडरी। Unless in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such control does not exist. कई दफा 51 से भी ऊपर होता है और आपका कंट्रोल नहीं होता। ये मैं आपको बता देता हूं इसका क्या मतलब है, इसको छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है। तो जब आप 51 या उससे ऊपर चले जाएं तो यू आर कंट्रोलिंग। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका डिफेक्टो कंट्रोल होता है। डिफेक्टो कंट्रोल, PTCL ने यूफोन के 45% शेयर खरीदे हुए हैं और यूफोन के और ओनर्स भी हैं, उन्होंने 1% खरीदे हुए हैं या 2% सो ऑन। ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है बहुत हाई चांस है कि PTCL अगर कोई चीज करना चाहे तो वो इन 55 लोगों में से को 5-6 को तो अपने साथ, 6-7 को अपने साथ मिला ही लेगी, क्योंकि PTCL की ही चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर मैं तो पहली मिसालों में ये कहता था कि PTCL के पास 51% है, इमरान खान के पास 49 है, इधर PTCL के पास 45 है और इमरान खान जैसे कई हैं 1% वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज स्टिल PTCL, दीज ऑल आर NCI, दीज हैव नो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये 55 मिलके इस 45 को फारिग कर दें, क्योंकि इसमें इसके हमराय वाले ज्यादा होंगे, ये सारे मिल जाएं, ये बड़ा रिमोट सर्कमस्टांस है। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कभी डिफेक्टो कंट्रोल पाया जाए तो भी, ये डिफेक्टो कंट्रोल था, a company, पहले मुझे पढ़ लेने दे, a company might control another company even if it owns shares which give it less than half of voting rights. Such a company is said to have a de facto control over the other company. ये तो ब्रैकेट में वैसे de facto is a Latin phrase which translates as fact, it is used to mean in reality or to refer a position held in effect if not legal. Legal right तो हमारा 50 नहीं है, लेकिन reality में तो हम 50 से ऊपर ही है ना। It would be very unlikely that other number of shareholders would vote together to stop A. A को स्टॉप करें ये सारे मिलके, कहते हैं मुझे नहीं लग रहा वैसे कि ये सारे ही 55 मिल जाए। 55 लोगों का मिलना मुश्किल है, इधर से 5-6 लोग इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, कहता है ये तो समझ आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा सिनेरियो हुआ करेगा तो भी हम क्या कर दिया करेंगे, सब्सिडरी इसको समझ लिया करेंगे। और आखिरी बात आज की, PTCL के पास 45% है शेयर हैं यूफोन के और MCB के पास 55% शेयर हैं यूफोन के, ठीक है जी। लेकिन PTCL ने MCB से मुआहिदा कर लिया है
कि कंट्रोल मेरे पास है, बस फिर क्या, फिर बात ही खत्म हो गई, चलेगी मेरी, हम क्या करें फिर। अदर ओनर्स को मना लिया हमने। अ कंपनी माइट कंट्रोल अनदर कंपनी, कंट्रोल है, अब मेरा कंट्रोल है, पीटीसीएल का कंट्रोल है, इफ इट ओन्स शेयर्स विच गिव इट लेस देन हाफ ऑफ वोटिंग राइट because it has an agreement with the other shareholders which allow it to exercise control। इस मिसाल को और ज्यादा अच्छा कर लें, एमसीबी के पास 20% है और किसी और के पास, मिसाल के तौर पे शेख रशीद के पास जो है वो कितने हैं, बोले ना जल्दी, 35%। अब जरा देखिएगा, आ कंपनी से कौन मुराद है, माइट कंट्रोल एन अदर कंपनी, यूफोन, even if it owns share which give it less than half of voting right, कितना, 40, because it has an agreement with other shareholders which allow PTCL to exercise control। चलें जी, नोट करें इसको, ये ऊपर वाली मिसाल भी नोट करें, 1111111 और ये नीचे वाला भी नोट करें और जाएं। चलेगी सर, ठीक है, इस अंग्रेजी को एक दफा कल पढ़ लेंगे दोबारा। 1 मिनट जाते जाते, सारी सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना है, छोटी सी सब्सिडरियों को पेरेंट के मुताबिक लाना है, एक्विजिशन मेथड आसान है, अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए तो रीसेस कर लें, और एक्विजिशन डेट वो होती है जिससे ना आपका कंट्रोल आ जाए, और आमतौर पे 51% से सब्सिडरी बन जाती है, लेकिन अगर डिफेक्टो कंट्रोल हो या मैं दूसरों को मना लूं कि तुम लोग, तो फिर भी मेरी चलेगी। चलो।